नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। देश विदेश की खबरों का रुख करने से पहले नजर एक बार डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्र सरकार बिना चुनाव जीते ही आधे पंजाब पर राज करना चाहती है। यह चर्चा इसलिए क्योंकि सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। दुनिया पर बादशाहत कायम करने के सपने देख रहे चीन ने तजाकिस्तान के शमियक गांव में अपना सीक्रेट सैन्य ठिकाना बना लिया। रूस ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर एक अहम बैठक बुलाई। 20 अक्टूबर को होने वाली मॉस्को फॉर्मेट वार्ता में भाग लेने के लिए रूस ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को भी आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह सीआरपीएफ की स्पेशल ट्रेन में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में एक हेड कांस्टेबल सहित 4 जवान घायल। अपने इतिहास की सबसे कठिन राजनीतिक चुनौतियों से 2 बार कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई। तो चलिए बुलेटिन का रुख कर लेते हैं। बता दें कि आधे पंजाब पर बिना चुनाव केंद्र का राज। केंद्र सरकार बिना चुनाव जीते ही आधे पंजाब पर राज करना चाहती है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। पंजाब के लिहाज से ये बात सिर्फ सियासी चर्चा भर ही नहीं है, क्योंकि भौगोलिक आंकड़े भी इसी को सही ठहराते हैं। सीधे तौर पर बात करें तो पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 7 जिले केंद्र के कंट्रोल में आ गए हैं। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव की घोषणा से 3 महीने पहले नशे का सबसे बड़ा मुद्दा अब केंद्र की मुट्ठी में है। पंजाब के सियासी पहलू के लिहाज से ये अपमानित होकर कुर्सी छोड़ने को मजबूर हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की बड़ी जीत है। केंद्र के फैसले पर पंजाब की नई चरणजीत चन्नी की सरकार कमजोर हो गई है। भौगोलिक आंकड़े देखें तो पंजाब का कुल लैंड एरिया 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है। पंजाब का 600 किलोमीटर एरिया पाकिस्तान से सटा हुआ है। अगर इसे 50 किलोमीटर दायरे के तौर पर देखें तो करीब 25,000 वर्ग किलोमीटर एरिया बीएसएफ के कंट्रोल में है, जिसमें पंजाब के 7 बड़े जिले अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारन, फिरोजपुर, फाजिल्ला, पठानकोट आ रहे हैं। वहीं फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, कपूरथला और जालंधर का कुछ हिस्सा इस दायरे में आ गया है। इनके शहर से लेकर गांव तक अब सब बीएसएफ के कंट्रोल में है। पंजाब में 2 ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो भावनात्मक तौर पर पंजाबियों से जुड़े हैं। इनमें पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और उससे जुड़े गोलीकांड, और दूसरा नशा, बेअदबी और गोलीकांड के मामले में पंजाब सरकार कुछ हद तक दोषियों को पकड़ने में कामयाब भी रही है। तो वहीं तजाकिस्तान में चीन ने बनाया खुफिया सैन्य अड्डा। दुनिया पर बादशाहत काम करने के सपने देख रहे चीन ने तजाकिस्तान के शयमकम गांव में अपना सीक्रेट सैन्य ठिकाना बना लिया है। चीनी सैन्य अड्डा अफगानिस्तान की पश्चिमोत्तर सीमा से सटी ताजिक जमीन पर बनाया गया है। चीनी अड्डे के पास सोवियत संघ का पुराना सैन्य अड्डा भी था। ताजा खुलासे से पता चला है कि चीन ने पिछले 5 साल से यह सैन्य अड्डा बना रखा है और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। अब सैटेलाइट तस्वीरों ने इस चीनी सैन्य ठिकाने की पोल खोल कर रख दी है। तजाकिस्तान और चीन दोनों से ही यह इस पीएलए ठिकाने के बारे में खबरों की खंडन किया है। वहीं अफगान अब मामलों में भी चर्चित न्यूज वेबसाइट गंधारा के लोगों ने इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाका का दौर करके बताया कि चीनी सैनिक वहां मौजूद हैं और कई इमारतें बनाई गई हैं। इसके अलावा सैन्य ठिकाने के पास निगरानी टावर बनाए गए। हालांकि अब अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद सैनिक दोहरे पर पहुंच गए हैं। चीनी सैन्य ठिकाने के फंडिंग और स्वामित्व के बारे में विवरण अभी स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन चीन के सैन्य मिशन का ठीक ठाक उद्देश्य क्या है इसका पता भी नहीं चल पाया। हालांकि स्थानीय लोग का कहना है कि वे अक्सर सैन्य ड्रोन विमानों को उड़ते देखते हैं और निगरानी उपकरण मौजूद हैं। चीनी सैन्य ठिकाने में घुसने वाले 2 स्थानीय लोगों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा है कि इस सैन्य ठिकाने में चीनी, अफगानी और ताजिक अधिकारी मौजूद हैं। तो अफगानिस्तान को लेकर रूस ने बुलाई अहम बैठक में रूस ने अफगानिस्तान के मौजूद हालात को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। 20 अक्टूबर को होने वाली मॉस्को फॉर्मेट वार्ता में भाग लेने के लिए रूस ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को भी आमंत्रित किया है। रूस ने तालिबान के प्रतिनिधियों को भी बैठक में आमंत्रित किया है। अगस्त में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर काबज होने के बाद यह पहली बैठक होगी। समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि मॉस्को अफगानिस्तान ने पड़ोसी देशों के विदेशी मंत्रियों की एक बैठक की मेजबानी करने के ईरान के प्रस्ताव पर विचार किया है। बैठक तेहरान में आयोजित की जाने वाली है। बता दें कि एक दिन पहले रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि बहुपक्षीय वार्ता के एजेंडे में संघर्ष के बाद
पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता सबसे ऊपर होगी। अफगानिस्तान को लेकर मॉस्को फॉर्मेट बैठक की 2017 में शुरुआत हुई थी। इसमें रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत में प्रतिनिधियों के लोग शामिल हुए थे। इसका पहला चरण 14 अप्रैल 2017 को हुआ और उसमें उप विदेश मंत्रियों में 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है। भारत भी अफगानिस्तान को लेकर होने वाली इस बैठक में शामिल होगा। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार भारत को भी 20 अक्टूबर को होने वाली बैठक के लिए निमंत्रण मिल सकता है। तो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि बैठक में कौन शामिल होगा, लेकिन इसकी संभावना जरूर है कि संयुक्त सचिव स्तर का कोई भी अधिकारी इसमें भाग लेगा। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह सीआरपीएफ की स्पेशल ट्रेन में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में एक हेड कांस्टेबल सहित 4 जवान घायल हुए हैं। हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि हादसा सामान लोडिंग के दौरान हुआ है। एक्सप्लोसिव बॉक्स ले जाते समय बॉक्स हाथ से छूट गया, इससे वहां ब्लास्ट हो गया। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे सीआरपीएफ की स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। इनमें जवानों की 3 कंपनियों की शिफ्टिंग हो रही थी। सामान लोडिंग के दौरान विस्फोट से भरा एक बॉक्स बोगी नंबर 9 के गेट के पास से छूट गया, इससे ब्लास्ट हो गया। हादसे में हेड कांस्टेबल सुशील चौहान, कांस्टेबल चवन विकास लक्ष्मण, रमेश लाल, रविंद्र कौर और दिनेश कुमार पैकरा घायल हो गए। हेड कांस्टेबल विशाल चौहान को रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सर्जन डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया कि चौहान की कमर, हाथ, पैर और सिर में चोट आई है। सिर में फ्रैक्चर हो गया है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। राहत की बात यह है कि उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर है। बाकी के 3 जवान फर्स्ट एड लेकर ट्रेन के साथ रवाना हो गए हैं। घायल जवान को देखते हुए अस्पताल पहुंचे सीआरपीएफ के डीआईजी राजकुमार ने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन के समय ब्लास्ट हुआ था। सभी जवान खतरे से बाहर है। ट्रेन नागपुर जा रही थी। कई बार सामान ले जाने में झटका लग जाता है। यह सेंसिटिव मटीरियल है, यह लापरवाही नहीं है। किसी सामान को ले जाने के दौरान ऐसा हादसा हो सकता है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू। अपने इतिहास की सबसे कठिन राजनीतिक चुनौतियों से 2-4 कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। इसमें पार्टी अध्यक्ष समेत संगठन चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया जा रहा है। इस बैठक में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम भी मौजूद हैं। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और लखीमपुर खीरी कांड एजेंडे में शीर्ष पर रहेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक और कृषि समेत 3 प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। कोरोना महामारी के बाद से यह कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक है और यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब कांग्रेस की राज्य इकाइयों जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। बैठक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और चरणजीत चन्नी के मौजूद रहने की भी बताई जा रही है। मई 2019 में पार्टी की लोकसभा में हार के मद्देनजर राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद सोनिया गांधी ने अगस्त 2019 में अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था और राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर जल्द ही सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने को कहा था। पार्टी ने 22 जनवरी को आयोजित सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला लिया था कि जून 2021 तक कांग्रेस के नियमित अध्यक्ष चुनी लेंगी, लेकिन 10 मई को होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था। और यह भी माना जा रहा है कि बैठक में मूल्य वृद्धि, किसानों के विरोध प्रदर्शन और देश की आर्थिक स्थिति जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तो फिलहाल बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल।
तो चलिए एक बार फिर से ब्रेक के बाद करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, जहां कोरोना के दौरान ब्राजील में हुई 6 लाख मौतों और कुप्रबंधन की जांच में ब्राजील में राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ही फंसते नजर आ रहे हैं। सीनेट इस संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट अगले सप्ताह पेश करने वाली है। माना जा रहा है कि अपनी रिपोर्ट में सीनेट राष्ट्रपति को 11 तरह के आपराधिक मामलों में आरोपी बनाने की सिफारिश करेगी। एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान सीनेट रेनान कैलिहोरेस ने कहा कि अप्रैल में शुरू हुई जांच के दौरान कई सबूत इकट्ठा किए गए। सबूतों के आधार पर राष्ट्रपति की नरसंहार, सार्वजनिक धन के अनियमित उपयोग, स्वच्छता उपायों के उल्लंघन, अपराध को बढ़ावा देने और जालसाजी के मामलों में आरोपी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान राष्ट्रपति ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया, किसी प्रमाण के बिना ही कोरोना के इलाज को मान्यता दी और टीकाकरण पर लोगों के मन में संदेह पैदा किया है। इससे कोविड-19 के खिलाफ लोगों को गंभीरता में कमी पाई गई है। कोरोना पर चल रही जांच की रिपोर्ट मंगलवार को पेश की जाएगी। इसके बाद इस रिपोर्ट को अटॉर्नी जनरल के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति व अन्य लोगों को आरोपी ठहराने के लिए मतदान भी कराए जाएंगे। कैलिहोरेस ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की जा सकती है कि राष्ट्रपति के अलावा उनके बेटों और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर भी आरोप लगाए जाएं। ब्राजील में कोरोना के दौरान 6 लाख मौतों से राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो की लोकप्रियता घटी हुई है। अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरा देश है जहां पर इतनी ज्यादा मौतें दर्ज हुई। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब बीएसएफ बॉर्डर से 15 किलोमीटर की बजाय 50 किलोमीटर अंदर तक किसी भी जांच को किया जा सकेगा। संदिग्ध को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार इस बदलाव के बाद विरोध में उतर आई है। दरअसल बंगाल 2216 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बंगाल के 9 जिले कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता नॉर्थ, साउथ 24 परगना बांग्लादेश बॉर्डर से लगे हुए हैं। कोलकाता से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर बशीराहाट है और यहीं बांग्लादेश बॉर्डर लगता है, यानी 50 किलोमीटर के नियम के हिसाब से अब बीएसएफ कोलकाता के मुहाने तक कार्रवाई कर सकती है। जिन 9 जिलों तक बीएसएफ को कार्रवाई का अधिकार मिला है, यहाँ विधानसभा के 148 और लोकसभा की 23 सीटें आ रही हैं। माना जाता है 294 सदस्यों वाली विधानसभा से आधी सीटें इन्हीं जिलों में आ सकती हैं। वहीं लोकसभा की आधी सीटें नए बदलाव के दायरे में आ गई। इसी कारण टीएमसी इसका जमकर विरोध कर रही है। उसे लगता है कि केंद्र के इशारे पर बीएसएफ कार्रवाई करेगी और इससे पुलिस के अधिकार कम हो जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में अचानक आम नागरिकों, खासतौर से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आतंकी हमले बढ़ने के बाद पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। कश्मीर घाटी में एक्टिव आतंकी संगठनों को आईएसआई ने पिछले महीने ऐसे हमले करने का आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईएसआई ने एक मीटिंग में आतंकी संगठनों के आकाओं को 200 लोगों की एक हिट लिस्ट भी सौंपी है। इसमें सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ काम कर कश्मीरी सरकारी कर्मचारी, भाजपा और आरएसएस से जुड़े गैर कश्मीरियों के नाम शामिल है। बता दें कि रिपोर्ट्स की माने तो आईएसआई ने 21 सितंबर को पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठनों के प्रमुख की बैठक की थी। इसमें उन्होंने कहा कि वे कश्मीर में अशांति और खौफ का माहौल तैयार करें। इसके लिए आतंकी संगठनों को अपनी रणनीति बदलकर सुरक्षा बलों की बजाय आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए कहा गया है। खासतौर पर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने का निर्देश दिया गया ताकि एक बार फिर घाटी से अल्पसंख्यक हिंदू आबादी का पलायन किया जा सके और 1990 जैसे खौफ का माहौल कायम हो सके। अलर्ट में कहा गया है आईएसआई और आतंकी संगठन अपनी साजिश के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के निशाने पर पहले से मौजूद सक्रिय आतंकियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनके बजाय उनकी योजना इन घटनाओं को तत्काल और पूरी तरह स्थानीय गतिविधि के तौर पर दिखाने की है। इससे ऐसे स्थानीय कश्मीरियों को हमलावर के तौर पर चुना जा रहा है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वे आतंकियों के हमदर्द और तरफदार रहे। रूस का बड़ा आरोप है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को आरोप लगाते हुए कहा कि हमने शुक्रवार को एक अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत को उसके जल क्षेत्र में घुसपैठ करने से रोक दिया। रूस ने कहा कि अमेरिका नौसेना ने युद्धपोत के द्वारा जापान सागर व उसके जल क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास किया। वहीं मंत्रालय ने इस घटना के बाद कहा कि अमेरिकी नौसेना को रूसी जल क्षेत्र से वापस जाने को लेकर बार बार चेतावनी दी गई, जिसे नजरअंदाज करने के चलते रूसी युद्धपात को अमेरिकी युद्धपात का पीछा करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी युद्धपात ने बाद में अपना रास्ता बदल दिया, वापस लौट गया। रूसी मंत्रालय ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका युद्धपात चेतावनी के बाद भी नहीं हट रहा है, क्योंकि उस समय वह अपने डेक के से एक हेलीकॉप्टर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रूस ने कहा इस तरह की गतिविधि के दौरान युद्धपात की गति में किसी भी कीमत पर बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हमने युद्धपात से खदेड़ा तो वे इस काम में विफल हो गए और वापस लौट आए।
गौरतलब है कि 4 महीने में यह दूसरी बार है जब रूस ने कहा है कि उसने अपने जल क्षेत्र से नाटो सदस्यीय योद्धपात का पीछा किया है। जून में रूस ने एक ब्रिटिश योद्धपात पर क्रीमिया से काला सागर में अपने क्षेत्रीय जल में घुसपैठ करने का आरोप लगाया था। हालांकि ब्रिटेन ने रूस के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि उनका जहाज यूक्रेन के पानी में कानूनी रूप से चल रहा था। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को वार्षिक दशहरा रैली में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनके लिए सत्ता की भूख नशे की लत जैसी है। हिंदुत्व को बाहर वालों से नहीं बल्कि नए हिंदुत्ववादियों से खतरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का इस्तेमाल किया है, आगे वह बांटो और राज करो की नीति अपनाएंगे। उद्धव ने कहा कि भाजपा को वार करना है तो सामने से करे, भाजपा सब महाराष्ट्र पर ठुकराए प्रेमी की तरह व्यवहार न करे। उद्धव ने आगे कहा कि हम आपकी पालकी नहीं ढोएंगे, हम आपके लिए पैदा नहीं हुए हैं। जब हम इससे नहीं ले जा सक रहे हैं तो आप में भ्रष्ट क्यों दिख रहे हैं? आप परिवारों बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये मर्दानगी नहीं है, मानवीय है। सीएम ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए तंज भरे अंदाज में कहा कि मैं फकीर नहीं हूं जो झोला उठाकर चल दूंगा। उन्होंने कहा, पहले मुझे नींद नहीं आती थी, दरवाजे पर चकचक होती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, फिर मैं बीजेपी में चला गया, अब मैं कुंभकर्ण जैसा सोता हूं। तो वक्त तो चला है यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। देश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे आगे की खबरों की ओर, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नए चीफ की नियुक्ति के मामले में पीएम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच तनाव जारी है। बाजवा की मुहर के 9 दिन बाद भी इमरान खान के चीफ नदीम अंजुम के अपॉइंटमेंट लेटर पर दस्तखत नहीं किए गए हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया के कुछ हलकों में दावा किया जा रहा है कि अगर इमरान ने आर्मी चीफ से जोर आजमाइश बंद नहीं की तो वो जल्द पाकिस्तान को शाह महमूद कुरैशी के तौर पर नया प्रधानमंत्री बन सकता है। गुरुवार शाम को मीटिंग के बाद शाह महमूद कुरैशी जब बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। सवाल एक ही था कि आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जवाब में कुरैशी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं। बता दें एक बार फिर जब उनसे साफ जवाब देने को कहा गया तो कुरैशी ने फिर कहा कि कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं तो हर ख्वाहिशों पर दम निकले। इस पर मीडिया ने फिर उनसे पूछा कि आप अब भी इमरान खान के साथ हैं, तो इसका जवाब देने के बजाय कुरैशी तेज कदमों से चल दिए। फिर एक पत्रकार ने पूछा कि हमने सुना है कि आपने नई शेरवानी सिलवा ली है। कुरैशी ने पलट कर देखा, मुस्कुराए और फिर आगे चल दिए। ग्लोबल 100 इंडेक्स भारत 116 देशों में के ग्लोबल 100 इंडेक्स में 2021 में 101वें स्थान पर खिसक गया है। पिछले साल यानी 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में लोग कोविड-19 और इसके चलते लगाई गई पाबंदियों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आयरिश एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्टर हंगर हेल्थ की संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट में भारत में भुखमरी के स्तर पर चिंताजनक बताया गया। रिपोर्ट की माने तो पड़ोसी देश जैसे नेपाल में 76, बांग्लादेश में 76, म्यांमार में 71 और पाकिस्तान में 91 भी अल्मरिंग हंगर की कैटेगरी में। चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देशों में टॉप रैंकिंग हासिल की है। इनका GHI स्कोर 5 से कम है। भारत का GHI स्कोर 27.5 है। GHI स्कोर का कैलकुलेशन 4 इंडिया इंडिकेटर्स पर किया जाता है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग में जिनका वजन उनकी हाइट से के हिसाब से कम है, चाइल्ड स्टिंगिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी उम्र के मुताबिक हाइट कम है, और चाइल्ड मेटर्निटी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर और GHI सीवियर स्केल पर 9.9 है। यानी बता दें कि इस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसके चलते भारत को कोई खास जीत हासिल नहीं हुई है।
दिल्ली वायु प्रदूषण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों की माने तो पड़ोसी राज्यों ने रोक के बाद भी बड़ी संख्या में खेतों में पराली को जलाना शुरू कर दिया है। ये संख्या पिछले साल से कम है। फिर भी दिल्ली में गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में और शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। पराली जलाने के बाद अगले 2 दिनों के बाद में दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने की संभावना बन गई है। अगले 2 दिन बाद दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो सकता है। CPCDC के अनुसार शुक्रवार को NC और नोएडा में 219, DPCC के पड़पड़गंज में 276 और आनंद विहार में 233 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जिसके अनुसार हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार बता दें गुरुवार को दिल्ली के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पराली जलाने की 407 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमेमें से 229 मामले अकेले पंजाब से हैं। ARI के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में 14 अक्टूबर को पराली जलाने की 98 और उत्तर प्रदेश में 68 घटनाएं दर्ज हैं, जबकि एक दिन इन 5 राज्यों में कुल 272 पराली जलाने की घटनाएं सामने आई थी और इसके बाद से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती चली गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी शनिवार को भी लगातार दूसरे दिन इनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 105.39 रुपए हो गया है और डीजल की कीमत 94.22 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इस महीने 16 दिनों में पेट्रोल डीजल 13 बार महंगे हो चुके हैं। इससे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 3 रुपए 85 पैसे और डीजल 4 रुपए 35 पैसे महंगा हो चुका है। वहीं 2021 की बात करें तो इस साल 1 जनवरी को पेट्रोल 43 रुपए 96 पैसे और डीजल 74 रुपए 12 पैसे की दर से बिका था। बता दें यानी 10 महीने से भी कम समय में पेट्रोल 91 रुपए 52 पैसे और डीजल 91 रुपए 10 पैसे की दर से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव $84 प्रति बैरल के भाव में बिक रहा है। इससे पहले 2018 में कच्चा तेल $84 के पास निकल गया था। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ अब भारतीय क्रिकेट टीम के कोच होंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद वो टीम के साथ जुड़ेंगे। बता दें कि एक खबर के अनुसार शुक्रवार को IPL फाइनल के दौरान राहुल द्रविड़ ने कोच बनने की पर सहमति जताई थी। दुबई में BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह ने द्रविड़ के साथ बैठक की और उन्हें T20 विश्व कप के बाद टीम के साथ जुड़ने को कहा। द्रविड़ 2023 वर्ल्ड कप तक टीम के कोच बने रहेंगे। द्रविड़ के पास पारस मैम्ब्रे को गेंदबाजी कोच चुना गया है। उनका कार्यक्रम भी 2023 के वर्ल्ड कप तक होगा। द्रविड़ अब नेशनल क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष हैं। शुक्रवार रात IPL फाइनल के दौरान BCCI अधिकारी ने एक रिपोर्ट में बताया कि राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के हेड कोच बनेंगे। वो जल्द ही NCA चीफ पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं गेंदबाजी कोच के तौर पर द्रविड़ के साथ कई सालों से काम कर रहे पारस मैम्ब्रे को नियुक्त किया गया है। वह भरत अरुण की जगह टीम का हिस्सा बनेंगे। फील्डिंग कोच और श्रीधर के रिप्लेसमेंट पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं विक्रम राठौर टीम के बैटिंग कोच भी बने रहेंगे। द्रविड़ कुछ दिन पहले श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के कोच थे। तो फिलहाल देश विदेश के अभी इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखना न भूलें के न्यूज़ नेशनल।